दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचकर देखा है कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी? दुनिया में सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज किसने एस्टैब्लिश किया था और वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? और तो और उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली दुनिया की सबसे पहली वो कौन सी कंपनी थी जिसे स्टॉक मार्केट में एस्टैब्लिश किया गया था? मेरा कहने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट में एक आईपीओ नाम की चीज होती है। जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है तो उस चीज को कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि कंपनी की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो रही है स्टॉक मार्केट में और अब वो जो कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। अब आपको उसके शेयर का प्राइस देखने को मिल जाएगा। लेकिन दुनिया में जब सबसे पहली कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी तो वो कौन सी कंपनी थी और उसका आईपीओ किस तरह से आया था? तो ये सारी चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहना, वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई कहां से थी। अब जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जो ये अपनी स्टॉक मार्केट है उसकी जर्नी वैसे तो 13 सेंचुरी में ही शुरू हो गई थी, क्योंकि 13 सेंचुरी में वेनिस में एक डेट ट्रेड नाम की चीज हुआ करती थी जिसे काफी अनप्रोफेशनल तरीके से किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता है तो चीजें ऑटोमेटिकली बेटर होने लगती हैं और हम आ जाते हैं 15 सेंचुरी में, जहां पर हो क्या रहा था कि बेल्जियम में कुछ इस तरह की बिल्डिंग को बनाकर तैयार कर दिया जाता है, जिसकी खास बात यह थी कि यहां पर लोग दूर दूर से अपनी कमोडिटी को ट्रेड करने के लिए आया करते थे और इसीलिए इसे कमोडिटी एक्सचेंज सेंटर कहा जाता था। लेकिन कुछ लोग इसे स्टॉक एक्सचेंज कहकर पुकारने लगे थे और यहीं से जो ये वर्ड है स्टॉक एक्सचेंज उसका ओरिजिन हो जाता है। दुनिया को पता लग चुका था कि स्टॉक एक्सचेंज नाम की भी कुछ चीज होती है, लेकिन फिर भी जो 15 सेंचुरी में स्टॉक एक्सचेंज बनकर तैयार हुआ था इसे वो वाला रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया था जो 16 सेंचुरी में बनकर तैयार हुए स्टॉक एक्सचेंज को मिला था। अब यहां पर मैं किस रिकॉग्निशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब भी हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है कि स्टॉक एक्सचेंज में तो हम लोग हम वहां पर देखते हैं कंपनी में आम जनता, आम इन्वेस्टर्स अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और कुछ इस तरह से वहां पर कंपनी का सारा इकोसिस्टम वहां पर एक बना होता है। अब क्योंकि 15 सेंचुरी में जो स्टॉक एक्सचेंज था वहां पर कुछ इस तरह की चीज, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, तो इसीलिए जो अपनी हिस्ट्री है उसमें यह कहा जाता है कि जो दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था वो था 16 सेंचुरी में बनकर तैयार हुआ एम्स्टरडेम स्टॉक एक्सचेंज, जो कि नेदरलैंड में बेस्ड है। अब क्योंकि यही वो स्टॉक एक्सचेंज था जहां पर जो मॉडर्न स्टॉक मार्केट की जितनी भी एक्टिविटीज हम देखते हैं उन सभी की शुरुआत इसी स्टॉक एक्सचेंज से हुई थी और 16 सेंचुरी से ही जो स्टॉक मार्केट का रेवोल्यूशन है वो आया है। लेकिन अब जरूरी बात कि स्टॉक एक्सचेंज को एस्टैब्लिश किसने किया था, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी इस स्टॉक एक्सचेंज को एस्टैब्लिश करने की? तो स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को जब मैं रीड कर रहा था तो मुझे यह मालूम चला कि स्टॉक एक्सचेंज को बेसिकली एस्टैब्लिश किया था एक डच ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी ने, जिसे वीओसी भी कहा जाता है। वीओसी इसलिए क्योंकि डच लैंग्वेज में इसका नाम कुछ इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। अब यही वो कंपनी थी जिसने इस स्टॉक एक्सचेंज को एस्टैब्लिश किया था और उसके अलावा ये वो कंपनी भी थी जो स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पहली बार लिस्ट हुई थी। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई दुनिया का सबसे पहला आईपीओ किस कंपनी का आया था, तो आप ये निश्चिंत होकर कह सकते हो कि वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी जिसका आईपीओ दुनिया में सबसे पहली बार दुनिया के सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में आया था। लेकिन आईपीओ आया तो आया क्यों, ये जो कंपनी है इसने इस स्टॉक एक्सचेंज को एस्टैब्लिश क्यों किया था? अब ये चीज तो क्लियर है कि इस कंपनी ने अगर इस स्टॉक एक्सचेंज को एस्टैब्लिश किया था और उसके बाद वो खुद ही जाकर इस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रही थी, तो मतलब कि इस कंपनी ने अपने फायदे के लिए ही, अपने बेनिफिट के लिए ही स्टॉक एक्सचेंज को बनाया था। लेकिन ऐसा इसने क्यों किया था? तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा इस वीओसी की हिस्ट्री को, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री को। अब यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जिस स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं वो हिस्ट्री बिलोंग करती है 16 सेंचुरी से, क्योंकि 16 सेंचुरी में ये सारी जो चीजें हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश हुआ और जो वीओसी कंपनी थी वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी, तो ये सारी जो चीजें हैं वो 16 सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही हो रही थी। और जो ये कंपनी है वीओसी, इसे भी 16 सेंचुरी की स्टार्टिंग में एस्टैब्लिश किया गया था। यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज है और जो ये कंपनी है ये आसपास ही आपस में इन दोनों का एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन इस कंपनी को एस्टैब्लिश क्यों किया गया था, अब हम लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हो क्या रहा था कि 16 सेंचुरी की शुरुआत हो रही थी और शुरुआत में ही जो ये डच के लोग थे इन्हें एक मेजर चैलेंज का सामना करना पड़ रहा था और वो चैलेंज ये था कि ये लोग ईस्ट एशिया में जाकर अपनी एक मोनोपोली क्रिएट करना चाहते थे, अपना एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड नेटवर्क ये लोग एस्टैब्लिश करना चाहते थे।
थे। लेकिन ये लोग जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो इन्हें पता लगता है कि वहां पर जो एक पोर्चुगीज थे, पुर्तगाल वाले लोग, इन्होंने अपना एक पहले से ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड नेटवर्क वहां पर एस्टैब्लिश कर रखा है। अब इन लोगों से कंपीट करने के लिए इनके पास उतनी ज्यादा ताकत नहीं थी, क्योंकि इनके पास लिमिटेड कैपिटल थी, इनके पास पैसे की कमी थी, जिससे ये रिसोर्सेज को भी नहीं खरीद पा रहे थे। अब इस चैलेंज को ये लोग टैकल कैसे करते हैं? तो ये लोग क्या करते हैं, डच के लोग, ये अपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या मतलब होता है? अगर आप मल्टीपल बिजनेस को आपस में मर्ज कर देते हो तो वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बन जाती है, जिसका फायदा ये होता है कि आपके जो बिजनेस की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप पहले इंडिविजुअल बेसिस पर, मतलब 10 कंपनियां हैं, अगर वो पहले इंडिविजुअल बेसिस पर बिजनेस करने के लिए जाती थी तो उनकी एक की जो स्ट्रेंथ है वो काफी वीक पड़ जाती थी इन कंपैरिजन टू कि अगर उनके सामने कोई एक बड़ा कंपटीटर आगे खड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये 10 कंपनीज आपस में मिल जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, तो वो बड़े से बड़े कंपटीटर को कंपीट कर सकती हैं, उन्हें हरा सकती हैं। तो ये पावर होती है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की। और यही एक वजह भी थी कि जो ये डच के लोग थे वो अपनी एक खुद की जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं, जिसका नाम ये रखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि वीओसी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने से इनके बिजनेस की स्ट्रेंथ तो देखो डेफिनेटली बढ़ गई थी, लेकिन अभी भी इन लोगों को ढेर सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि अब तक ये लोग कर क्या रहे थे कि इनकी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी तो बिल्ड हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उस कंपनी में सिर्फ वही लोग पैसे लगा रहे थे जिनका वो बिजनेस था, मतलब मल्टीपल बिजनेस थे वो मर्ज हो गए थे, लेकिन अभी भी उन मल्टीपल बिजनेस के मालिक ही उस बिजनेस में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे। तो इस चीज को टैकल करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली सी बात है कि ये लोग स्टॉक एक्सचेंज को एस्टैब्लिश करते हैं। जिसे एस्टैब्लिश करने का इनका एक सिंपल सा माइंडसेट ये था कि अभी तो हम लोग सिर्फ अपने खुद के पैसे ही अपने इस जॉइंट स्टॉक कंपनी में लगा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करें कि आम जनता में से कोई भी आम आदमी या फिर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर आकर हमारी इस जॉइंट स्टॉक कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करे, और जिस जिस तरह से वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा उसे उस तरह से हम लोग डिविडेंड पे करेंगे या फिर प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह का मॉडल उनके साथ हम लोग शेयर करेंगे। तो इसी तरह से ये लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ही सही, लेकिन दुनिया के सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज को एस्टैब्लिश कर देते हैं नेदरलैंड में। और स्टॉक एक्सचेंज में जैसे इनकी कंपनी लिस्ट हो जाती है और जैसे ही ये लोग आम जनता से पैसे रेज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इन्हें 3 मेन बेनिफिट रियलाइज होते हैं। सबसे पहला तो यही था कि इनका जो फाइनेंशियल रिस्क था जो ये लोग पहले उठा रहे थे वो स्प्रेड आउट हो जाता है। क्योंकि अब मान लो कि पहले अगर ये 10 जहाज, क्योंकि पुराने टाइम में तो समुद्री रास्ते की मदद से दूसरे देशों में लोग ट्रेड करने के लिए जाया करते थे, तो पहले अगर मान लो कि अगर 10 जहाज किसी दूसरे देश में ट्रेड करने के लिए गए थे और उनमें से 2 जहाज डूब जाते हैं या फिर उनका बिजनेस लॉस हो जाता है, तो सिर्फ उन्हीं 2 जहाज के मालिक को लॉस उठाना पड़ता था जिनका वो जहाज होता था। लेकिन अब क्योंकि वो मल्टीपल बिजनेसेस आपस में मर्ज हो चुके हैं, तो अब वो जो लॉस है वो प्रॉफिट की तरह ही उन सभी लोगों के बीच आपस में बंटने वाला था। तो यही जो पहला बेनिफिट था वो इन्हें रियलाइज होता है। दूसरा ये मेन बेनिफिट इन्हें रियलाइज होता है वो ये था कि अब उनके पास कम पैसों की तो कोई कमी थी ही नहीं, क्योंकि अब आम जनता में से हर कोई उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहता था। क्योंकि एक लालच वगैरह हो जाता है ना कि अब तो भैया हमारे जो पैसे हैं वो घर बैठे बैठे डबल होने वाले हैं, क्योंकि हमने कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो यही एक उस टाइम फंडा था, ये जो स्टॉक एक्सचेंज का जो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था, ये उस टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर बन जाता है और हर कोई इस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहता था। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट इन्हें ये होता है कि नो रिलायंस ऑन फ्यू इंडिविजुअल्स। पहले क्या हो रहा था कि ये लोग अपने पैसों की कमी को पूरा करने के लिए कुछ गिने चुने लोगों पर ही रिलाय करते थे, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता था। सिर्फ वही लोग पहले इनके बिजनेस को फंड किया करते थे। लेकिन अब क्योंकि ये लोग मल्टीपल लोगों से अपने जो बिजनेस की फंड की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर पा रहे थे, तो अब इन लोगों को किसी बड़े आदमी के तलवे चाटने की कोई जरूरत नहीं थी। तो यही 3 मेन बेनिफिट थे जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद इस कंपनी को रियलाइज हो रहे थे। और रही बात फायदे की कि इस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद एग्जैक्टली कितना फायदा हुआ था, तो उसका भी यहां पर मेरे को एक हिस्ट्री से यहां पर एक इलस्ट्रेशन देखने को मिला था कि 16th सेंचुरी में जब ये स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट हो चुकी थी, तो लिस्ट होने के बाद इसने आम जनता से स्टॉक एक्सचेंज की मदद से इतना कैपिटल रेज कर लिया था कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो 7.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी थी। और ये जो फिगर है ये बेसिकली इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके दे रखी है। अब ये फिगर बेसिकली है कितनी, तो यहां पर साइड में आपको एक कंपैरिजन में 20 कंपनीज दे रखी हैं। इन 20 कंपनीज की जो कंबाइंड वैल्यूएशन है वो मिलाकर 7.9 ट्रिलियन डॉलर बनती है। यानी कि उस टाइम में जो ये कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी वैल्यूएशन इस हद तक पहुंच चुकी थी कि
कि वो आज की इन 20 कंपनीज की वैल्यूएशन तक को भी बीट कर सकती थी। तो कुछ इसी तरह से दोस्तों जो स्टॉक मार्केट है उसकी शुरुआत होती है, दुनिया के सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज को एस्टैब्लिश किया जाता है। बाकी आगे भी हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, स्टॉक मार्केट के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।